नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आ चुके हैं यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मैथ का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले 4 पार्ट को भी जाकर के देखिएगा। मैथ के क्वेश्चन यानी गणित से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पिछली क्लासेस में भी हमने इम्पोर्टेंट तरीके से कवर किए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास की। इस क्लास में 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने रहने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 ही दिया गया है। बोला है यदि कोई लड़का किसी पुस्तक को 450 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहेंगे। उन सभी प्रश्नों को हम एकदम बेसिक से जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। साथियों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप लोग इसके पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको डेली के बेसिस पर इम्पोर्टेंट पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर जीके जीएस से भी संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स आपको A4 साइज में मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास का भी पीडीएफ चाहते हैं तो अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल 13 पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने है। चलिए बताएंगे सभी साथी इसका उत्तर क्या होगा। एक बार से आप लोग अपने सेशन को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक ये क्लास पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है और इसकी परिधि 54 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करना है। देखो, परिधि हमें दे रखी है और एरिया दे रखा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो आयत होता कैसा है। देखो, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। कुछ इस तरह से आयत होता है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। याद रखेंगे, आयत जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सामने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। प्यारे दोस्तों, उसी को आयत कहा जाता है। तो दोस्तों, एक आयत आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर एक आयत दिया गया है। मान लीजिए ये आपके सामने आयत है और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 180 मीटर स्क्वायर है। कितना है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, इसका जो एरिया है वो 180 मीटर स्क्वायर दे रखा है। जबकि इसकी परिधि, प्यारे दोस्तों, बेसिकली तो हम परिधि को यूज करते हैं वृत्त में, लेकिन यहाँ पर जो परिधि का मतलब है, यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो परिधि का मतलब है वो आप लोगों का मतलब है इसके परिमाप से। किससे प्यारे दोस्तों, इसके परिमाप से मतलब है। यानी कि जो इसका परिमाप है, परिमाप क्या होता है अब आप बोलेंगे सर, परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का जो योग होता है उसे परिमाप कहते हैं, या फिर उसी को परिधि भी कहते हैं। परिधि वृत्त के लिए लेते हैं, जबकि परिमाप आयत हो या आपका वर्ग हो, ठीक है, इस तरह के, या त्रिभुज, इसलिए परिमाप लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उसने परिधि बोल दिया है तो हम परिमाप को भी परिधि मान लेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। परिधि परिमाप होता है एक ही। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, 54 मीटर इसकी परिधि दे रखी है। 54 मीटर दे रखी है, इस बात को याद रखेंगे। यानी कि ये भुजा और ये वाली भुजा ऊपर की और नीचे की, इन सभी भुजाओं का जो जोड़ होगा वो कितना दे रखा है, वो प्यारे दोस्तों हमें दे रखा है पेरीमीटर कितना, तो आप बोलेंगे सर 54 मीटर दे रखा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, पिछली क्लास में ही हमने आपको बताया था कि जो आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। जब हम लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। भाई एक बात याद रखो, ऐसे कौन से 2 विकल्प हैं जिनका गुणा करने पर 180 आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लंबाई और ये जो चौड़ाई है इसका गुणा करेंगे तो 180 आना चाहिए। क्या 18 दशहरा में 180? हाँ होता है। 20 नवैया 180 होता है। 30 छक्के 180 होता है। 15 12 180 होता है। भाई ये तो आप लोगों का सही हो गया। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो, एक तरफ हमें दे रखी है लेंथ, एक तरफ दे रखी है ब्रेथ। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो, बेसिक करने जाओगे प्यारे साथियों बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसके लिए हिट एंड ट्रायल लगाओ। उसने बोला है परिधि कितनी है, 54 मीटर है। कितनी है, 54 मीटर। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली ब्रेथ वाली दोनों भुजाएं और ये लेंथ वाली दोनों भुजाएं, इनका योग कितना है, 54 है। तो अगर हम लेंथ 18 मानते हैं
तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाना चाहिए, ये दोनों मिलकर के 36, और ब्रेथ अगर हम 10 मानते हैं तो दोनों मिलकर के 20। तो क्या इनका योग 54 आ रहा है, जल्दी से बताओ। आप बोलेंगे 36 20 56 होता है सर, और 56 होता है तो ये विकल्प तो हमारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका जो पेरीमीटर है वो 54 निकालना है। अब अगर हम प्यारे दोस्तों यहाँ पर 20 मान लेते हैं, किसको, लेंथ को, तो ये तो 2 लेंथ है, क्योंकि ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ब्रेथ भी आपकी 2 ही होगी, ठीक है, चौड़ाई भी आपकी 2 ही होगी, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखो, क्या 40 और 18 मिलकर के 54 बनाता है? आप बोलेंगे सर नहीं बनाता, ये तो 58 बनाता है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बस इतना सा है, ना तो विकल्प 1 है और ना ही 2 इसका सही है। अब आगे देखो प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लेंथ मानते हैं 30, तो 30 30 हो जाएगा 60, भाई ये तो 54 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, अब इसको देखो विकल्प नंबर 4 को, अगर इसकी हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लंबाई मान लेते हैं 15, ठीक है, और चौड़ाई मान लेते हैं 12, तो क्या इसका पेरीमीटर हमारा 54 बन पाएगा, जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे सर अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो लंबाई यहाँ पर ऊपर वाली नीचे वाली 15 दूनी 30 हो जाएगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों चौड़ाई एक लेफ्ट की एक राइट की, तो बोलेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगी। क्या ये 54 हो रही है? आप बोलेंगे हाँ सर, 30 और 24 54 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो आपका 180 आ रहा है, यानी कि एरिया। तो दोस्तों हिट एंड ट्रायल मेथड से जो हमारा उत्तर आएगा वो विकल्प नंबर 4 आएगा। जल्दी से बताइए कितने प्यारे साथियों को ये प्रश्न समझ में आया। साथी अगर इसको हम बेसिक से करने जाएंगे बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हिट एंड ट्रायल इंपॉर्टेंट है। कई सारे टीचर बताते हैं तो उसी क्रम में हमने भी बता दिया दोस्त। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, और हमें परिधि दे रखी थी, तो परिधि हमने कैसे निकाली, हिट एंड ट्रायल से, और उत्तर हमारा आ जाएगा विकल्प नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाओ, अगर वो समझ में नहीं आया है तो ये वाला अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 बोला व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं, ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। कह रहा है 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? भाई यहाँ पर तो मिस टाइपिंग हो गया टाइपराइटर से। ये क्वेश्चन जब पीडीएफ में हमने उसको शामिल करने के लिए दिया गया था तो फिर पहली लाइन में था प्यारे दोस्तों 40% व्यक्ति, क्या था याद रखेंगे, पहली लाइन थी 40% जो व्यक्ति हैं, इसको हम पीडीएफ में शामिल करवा देंगे, वो आपके समाचार कौन सा पढ़ते हैं, एक्स नंबर का पढ़ते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखो। इसको ऐसे बना लो, कैसे बनाएंगे आप लोग, 40% जो व्यक्ति हैं वो एक्स नाम का समाचार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्स नाम का समाचार, जबकि 50% जो व्यक्ति हैं वो वाई नाम का समाचार पत्र पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। एक मिनट, क्या कह रहा है, 10% जो व्यक्ति हैं वो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो भाई इसको हम आरेख के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले देखो, एक हमारे पास एक्स समाचार पत्र है, एक हमारे पास वाई समाचार पत्र है। तो दोस्तों एक्स समाचार पत्र के लिए एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक हम दोस्तों वाई समाचार पत्र के लिए बनाएंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दोस्तों उसने बोला है कि 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब पहली लाइन जो एक्स वाला समाचार पत्र है उसको कितने लोग पढ़ रहे थे, आप बोलेंगे 40 पढ़ रहे थे। भाई अगर ये 40 पढ़ रहे थे एक्स वाले और 10 यहां पर पढ़ रहे लगे तो शेष कितने बचेंगे, तो आप बोलेंगे 30%, ठीक है, क्योंकि टोटल एक्स जो समाचार पढ़ते हैं उनकी संख्या कितनी है भाई, 40% है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा वाई पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 50% है। अगर वाई पढ़ने वाले, ये देखो ये सर्कल में ये 10% आ चुके हैं तो शेष कितने बचेंगे, आप बोलेंगे 40%, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और उसने प्रश्न में कहा था कि 10% दोनों पढ़ते हैं, तो भैया दोनों को हमने 10% पढ़वा दिया। अब साथियों हमसे तो केवल ये पूछा है कि कैसे कितने व्यक्ति हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। भाई अगर कहीं पर कुछ लोग बैठे होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। बताइए, अगर किसी गांव की मान लें जनसंख्या के लोग या फिर कहीं कोई झुंड के लोग मान लें, वो अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं, मतलब 100% होते हैं। एक देखो यहाँ पर 40% पढ़ रहा था, एक 50 पढ़ रहा था, लेकिन जब इसको हमने टोटल करके निकाला आरेख के माध्यम से तो भाई 40 और 10 50 30 80% लोग ऐसे हैं जो या तो समाचार एक्स पढ़ते हैं या तो वाई पढ़ते हैं। 80% ऐसे लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो भैया टोटल 100% लोग थे, जिनमें से 80 अगर हमारे पास समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो दोनों को ना पढ़ने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 100 में से 80 चला जाएगा। प्यारे साथियों 20 आप लोगों का सही उत्तर आएगा। क्या आएगा, 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़िए, जल्दी से पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये पढ़ने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन प्यारे दोस्तों ये जोड़ घटाव का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, जोड़ घटाव है केवल। कह रहा है एक विक्रेता के पास 7865 कहानी की पुस्तकें हैं। प्यारे दोस्तों कोई एक विक्रेता है जिसके पास 7865 कहानी की पुस्तकें हैं और 1267 कॉमिक पुस्तकें हैं। कैसे हैं? कॉमिक बुक हैं। ठीक है, कह रहा है उन सभी को 6 बॉक्स में पैक करना चाहता है। कोई विक्रेता जो है उसके पास 7865 और 1267 एक कहानी की, एक कॉमिक की पुस्तकें हैं। ये इन सभी पुस्तकों को याद रखेंगे, क्या बोला है? उन सभी पुस्तकों को 6 बॉक्स में पैक करना चाहता है। प्रत्येक बॉक्स में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? ठीक है, ये पूछा है। तो आसान है भैया ये तो। देखो एक तरफ लिख लो स्टोरी बुक, कहने का मतलब है एक तरफ कहानी की पुस्तक। कितनी कहानी की पुस्तक कितनी है? तो आप बोलेंगे प्यारे दोस्तों पहली लाइन में दे रखा है 7865। कितनी है? 7865। इसके बाद कॉमिक की बुक कितनी है? किसकी? कॉमिक की बुक बता दो। आप बोलेंगे सर जो कॉमिक की बुक है उनकी जो संख्या है वो हमारे पास 1267 है। कितनी है? 1267। तो दोस्तों ये बताओ जो विक्रेता है, जो दुकानदार है, उसके पास टोटल पुस्तक कितनी होगी? अगर मैं पूछ लूं कहानी और कॉमिक दोनों मिला करके, तो आप कहेंगे सर जोड़ दीजिए सीधा। 7 5 12, 6 6 12, 1 13, 8 2 10, 1 11 और 7 1 8 1 9, मतलब 9132। प्यारे दोस्तों 9132 उस विक्रेता के पास टोटल पुस्तकें हैं। लेकिन भैया जब वो विक्रेता देखता है कि उसके पास केवल 6 ही बॉक्स हैं, तो वो क्या करेगा? 6 बॉक्सों में कितनी मैक्सिमम पुस्तक रख दे ताकि वे पुस्तकें पूर्ण रूप से व्यवस्थित की जा सके। ठीक है, तो क्या करना है? ये 6 बॉक्स का हम टोटल में से भाग लगा देंगे। भाग लगाएंगे तो काटिए 6 एकम 6। ठीक है, इस बात को याद रखिए, 3 बच जाएगा। 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 पंचे 30। उसके बाद क्या बचेगा? यहां पर 1 बच जाएगा तो 13, 6 दूनी 12, फिर 1 बच जाएगा तो 6 दूनी 12। प्यारे दोस्तों उसके बॉक्स में, उसके प्रत्येक बॉक्स में जो पुस्तकों की संख्या आएगी वो मैक्सिमम आपकी 1522 पुस्तक आ जाएंगी, क्योंकि प्रश्न में उसके पास केवल 600 बॉक्स, सॉरी माफी चाहेंगे, उसके पास केवल 6 बॉक्स हैं और पुस्तकें 9132 हैं। तो हमें क्या करना है? 9132 पुस्तकों में 6 से भाग लगा देना है, तो एक बैग में यानी कि एक बॉक्स में पुस्तकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। वो हमारी प्राप्त हुई है 1522। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। लैंग्वेज का खेल है केवल इस प्रश्न में साथियों, यहां पर केवल लैंग्वेज का खेल है, बस समझना है आपको। बोला है एक न्यूनतम धन पूर्णांक के साथ 4050 को गुणा करने पर प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को याद रखेंगे। देखो मेरी बात को समझना है आप लोगों को। अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखें, इस तरह से हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखो हमारे पास एक पूर्णांक दे रखा है, कह रहा है न्यूनतम धन पूर्णांक के साथ गुणा किसका करना है? न्यूनतम धन पूर्णांक गुणा करना है 4050 का। भैया न्यूनतम अगर धन पूर्णांक की बात करते हैं, गौर से समझ लो, हमारे पास एक संख्या है 4050, इसका गुणा करना है एक न्यूनतम धन पूर्णांक में। अगर हम न्यूनतम धन पूर्णांक अगर प्यारे दोस्तों 1 लेते हैं तो बताओ इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 4050 आएगा। कह रहा गुणा करने पर प्राप्त होने वाले पूर्ण वर्ग, क्या प्यारे दोस्तों हमें ये बता दो, ये 4050 एक पूर्ण वर्ग है? जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे सर 4050 तो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब है जो पहली लाइन थी वो तो हमारी व्यर्थ हो गई। कौन सी पहली लाइन? ये पहली लाइन, न्यूनतम धन पूर्णांक 1 नहीं होगा। अब क्या लें? न्यूनतम धन पूर्णांक अगर हम 2 लेते हैं तो प्यारे साथियों इस 4050 में न्यूनतम धन पूर्णांक 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 पंचे 10 की 0 और 1 का 1 हो जाएगा और 2 चौके 8। तो क्या प्यारे साथियों मुझे ये बता दो, ये जो हमारा 8100 आया है यह क्या एक पूर्ण वर्ग है? जल्दी से बताओ, क्या ये एक पूर्ण वर्ग है? आप बोलेंगे हाँ सर 8100 तो पूर्ण वर्ग है। कह रहा पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो हमें प्राप्त हुआ है 8100, ये जो हमें 8100 प्राप्त हुआ है साथियों, इसका हमें पूर्ण वर्ग बताना है। तो बता सकते हैं भाई, बता सकते हैं। 81 कितने का? 9 का होता है। अंडर रूट के अंदर जब 2 जीरो होता है तो 1 जीरो बाहर आ जाता है। तो इस प्रश्न का जो प्यारे साथियों उत्तर बनेगा वो चुटकियों में आपका आंसर आएगा विकल्प नंबर 2, 90 आपका सही उत्तर है। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल भाषा का कमाल है यहाँ पर। कह रहा है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक के साथ में 4050 को गुणा करें। तो हमने न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक पहले 1 लिया तो 4050 एकम 4050, ये तो वर्ग बन नहीं रहा था।
क्योंकि उसने बोला था प्राप्त होने वाला, ये लिखा है, ये लिखा है प्राप्त होने वाला पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो 4050 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसके बाद हमने न्यूनतम जो धनात्मक पूर्णांक है प्यारे साथियों वो 2 लिया, तो इसके बाद 4050 दूना का 8100 हो जाता है, और 8100 हमें पता है पूर्ण वर्ग होता है, कितने का होता है, तो 90 का होता है। यही हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी हम हिट एंड ट्रायल से करवा देंगे। देखो दोस्तों बोला गया है दो संख्याओं का योग 90 है। देखो यहां पर क्या बोला है, दो संख्याएं हैं उनका योग क्या है, 90 है। उनमें से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है, दोनों संख्याओं का पता लगाएं। प्यारे दोस्तों हिट एंड ट्रायल, विकल्प नंबर 1 को उठाओ। क्या प्यारे दोस्तों हम देख रहे हैं 50 और 40, इनका योग 90 आ रहा है। आप बोलेंगे 50 प्लस 40 90, हाँ सर ये तो 90 हो रहा है। मतलब हमारी जो पहली वाली लाइन है दो संख्याओं का योग 90 सेटिस्फाइड है। कह रहा है उन दोनों में से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है। क्या दोस्तों इन दोनों में से 50 और 40 में अंतर 16 का आ रहा है। आप बोलेंगे सर 16 का तो नहीं आ रहा है, ये तो 10 का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो विकल्प नंबर 1 है हम उतनी देर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये जो दो संख्याएं आई हैं इनमें से एक दूसरे से 16 अधिक है नहीं। तो अब दूसरा वाला देख लो, क्या 53 विकल्प नंबर यहां पर देख रहे हैं 2 को, क्या 53 और 37, क्या प्यारे दोस्तों 53 और 37 को जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होता है, जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे 7 3 10 5 3 8 1 9, हाँ सर होता है, हाँ सर होता है हमें 90 प्राप्त अगर विकल्प नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है, तो क्या एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, जल्दी से बताओ। देखो यहां पर कर लो, 7 6 13 की 3 और यहां पर 3 और 1 4 1 5, यानी कि प्यारे दोस्तों अंतर भी 16 का आ रहा है। तो हिट एंड ट्रायल ये हमारा बेस्ट मेथड होता है एग्जाम के लिए। याद रखेंगे एग्जाम में समय बहुत कम होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब क्या बोला है उसने, दोनों संख्याओं का पता, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। आप बोलेंगे सर एक तो 53 है और दूसरी क्या है 37 है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग, देखो इनका तो योग बहुत ज्यादा बन रहा है, ये तो बन रहा है 112 के आसपास, ठीक है, और इनका योग 90 बन रहा है, लेकिन इनके बीच का अंतर 16 नहीं है, तो ये भी गलत है। मतलब हमारा जो उत्तर आएगा विकल्प नंबर 2 एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। बंदर चढ़ता है फिर गिरता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है, ठीक है साथियों। बोला है एक बंदर 12 मीटर ऊंचे फिसलाऊ खंबे पर चढ़ता है। प्यारे साथियों सबसे पहले तो एक हम खंबा बना देते हैं बंदर को चढ़ाने के लिए, ठीक है। एक खंबा है हमारे पास, मान लीजिए ये एक खंबा है, इसकी जो टोटल हाइट है, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, वो साथियों 12 मीटर है। इस बात को याद रखेंगे, इस खंबे की जो टोटल हाइट कितनी है 12 मीटर है। अब प्यारे दोस्तों यहां से एक बंदर उछलता है। ये खंबा कैसा है, फिसलाऊ खंबा है। सबसे पहले मिनट में बोला है, अपने पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है। प्यारे दोस्तों एक बंदर है, मान लीजिए एक प्यारा सा बंदर है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वैसे आप लोग भी बंदर से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, तो ये एक प्यारा सा बंदर है, क्या हो गया, ये कैसा बंदर है, ठीक है, इसकी पूंछ हो गई, यहाँ पर इसकी पूंछ हो गई। ये एक बंदर है, ये आया दौड़ के इस खंबे पर चढ़ना चाहा, उसने पहले मिनट में 2 मीटर की दूरी चढ़ ली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला अगले मिनट में वह 1 मीटर नीचे फिसल गया। भैया अगले मिनट में, 1 मिनट में, पहले मिनट में तो उसने 2 मीटर चढ़ लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा मिनट हुआ वो प्यारे साथियों 1 मीटर फिसल के नीचे आ गया। कहां पर आ गया, नीचे आ गया। गौर से समझ लो प्यारे साथियों, ये बंदर वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं और हमें पता है आप लोग भूल जाओगे इसको। कह रहा है कि पहले मिनट में उसने 2 मीटर की चढ़ाई चढ़ ली, लेकिन दूसरा जब मिनट हुआ तो वो बंदर फिसल के नीचे आ गया 1 मीटर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ प्यारे दोस्तों, पहले मिनट में अगर वो 2 मीटर चढ़ा था तो दूसरे मिनट में वो कितना फिसला है। अगर पहले +1 चढ़ा था तो दूसरे में -1 हो जाएगा, इसका मतलब एक फिसल जाएगा। तो मुझे ये बताओ साथियों, जो आपका काम हुआ है टोटल 2 मिनट में, वो बंदर कितना चढ़ा है। आप बोलेंगे सर बंदर वो चढ़ा, पहले 2 चढ़ा था, 1 फिसल गया, मतलब टोटल 1 चढ़ पाया। जल्दी से बताओ मुझे प्यारे दोस्तों, जो बंदर था पहले मिनट में 2 चढ़ा, उसके बाद 1 फिसल गया दूसरे मिनट में, तो टोटल 2 मिनट अगर उसने काम किया तो कितना चढ़ पाया। भैया 1 मीटर ही तो चढ़ पाया, जल्दी से बता दो। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो सही है, वो बंदर तो 1 ही मीटर चढ़ पाया जब 2 मिनट में चढ़ा, क्योंकि एक बार फिसल गया। उसके बाद मुझे ये बताओ कि खंबा कितना लंबा है। खंबा लंबा है प्यारे दोस्तों 12 मीटर, कितना 12 मीटर। तो साथियों ये जो 2 मिनट का समय है इसको और आगे ले जाओ और इसको यहाँ इसका गुणा करके 10 तक ले जाओ। कहाँ तक, 10 तक।
10 तक ही क्यों ले जाएंगे? क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर बंदर चढ़ रहा है और फिसल रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं कितने का, यहाँ पर दोस्तों अगर हम गुणा कर देते हैं 10 का, तो ये जो बंदर चढ़ेगा वो कितना चढ़ जाएगा? 10 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और जब भी रेशियो होता है साथियों, वो गुणा हमेशा दोनों साइड होता है, तो 10 का गुणा यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर जो समय होगा वो कितना हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, बंदर 20 मिनट में कितना चढ़ गया? 10 मीटर चढ़ गया। मुझे ये बता दो, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन खंबा तो 12 मीटर का था, आप चला रहे हैं केवल 10 मीटर। तो अगली बार में जब बंदर उछलेगा, जैसे ही यहां पर पहुंचा, यहां पर 10 मीटर चढ़ गया। ठीक है, कितने मिनट में? 20 मिनट में। और अगली बार में जब वो उछलेगा, चूंकि बचा कितना है? 2 ही मीटर, तो 2 मीटर एक बार में उछलता है, पहली बार में 2 उछलता है, तो भैया 2 मीटर उछल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर +1 मिनट बढ़ जाएगा और यहां पर प्लस में 2 मीटर। कहने का मतलब है बस इतना सा है साथियों, कि यहां पर टोटल जो समय लगेगा उसे 21 मिनट का लगेगा। कितना लगेगा? 21 मिनट का। और 21 मिनट का समय विकल्प नंबर कितने में दे रखा है? 2 में दे रखा है। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो अगर समझ में नहीं आया। प्यारे दोस्तों, एक बंदर है, वो खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। वो खंबे पर जैसे ही चढ़ना शुरू करता है, वो 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है। और जैसे ही दूसरा मिनट होता है, पहले मिनट में तो वो 2 मीटर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही दूसरा मिनट हुआ वो 1 मीटर फिसल गया। मतलब उसने 2 मिनट में कितना चढ़ा? भैया 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाया। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम यहां पर 10 से गुणा कर देते हैं दोनों साइड, तो दोस्तों यहां से एक तरफ मीटर वाली यानी कि दूरी थी, एक तरफ हमारा समय था। हमारा समय जो आया वो 20 आया, क्योंकि हमने 10 से गुणा किया, तो 20 आया। और दूरी जो आई वो 10 मीटर उसने चढ़ ली। 20 मिनट में अगर बंदर 10 चढ़ गया, तो उसने कहा अपने पहले मिनट में, ये बात इंपॉर्टेंट है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो भैया जब उसका अगला मिनट आएगा, वो सीधा 2 चढ़ जाएगा। कितना चढ़ जाएगा? 2 मीटर चढ़ जाएगा। और 2 मीटर चढ़ जाएगा तो वो टॉप पर पहुंच जाएगा। फिर अब फिसलने वाली तो कोई बात ही नहीं रही। इस कारण आपका उत्तर आएगा 21 मिनट। ठीक है साथियों, कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 21 मिनट आपका उत्तर आ जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। परसेंटेज का अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोई लड़का किसी पुस्तक को 450 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। पहले मुझे एक बात बताओ साथियों, आपके पास जो पुस्तक होगी उसकी मूल कीमत कितनी होगी? जो विद्यार्थी इस बात को पकड़ जाएगा उसका उत्तर आ जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ, जो पुस्तक होनी चाहिए लड़के के पास, उसकी कुल कीमत कितनी होगी? जल्दी से बताओ। परसेंटेज की बात है तो आप बोलेंगे कोई वस्तु हमेशा अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। भाई उसने बोल दिया आपसे, अगर वो पुस्तक को 10% हानि पर बेच देता है तो कितने में? वो कह रहा है 450 में। क्योंकि पहली लाइन में बोला है कोई लड़का किसी पुस्तक को 450 में बेचता है तो कितने की हानि होती है? 10% की। तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि 10% हानि पर जब वो पुस्तक बेचता है तो कितने की बिकती है? 450 की बिकती है। तो भाई मेरी बात सुन लो, यहां पर टोटल आपके पास पुस्तक की कीमत कितनी थी? 100% थी। लेकिन भैया 10% की हानि हो गई तो पुस्तक कितने में बेची? आप बोलेंगे सर 90% में बेची। लेकिन प्यारे दोस्तों यही 90% का मान सवाल में कितना है? 450 है। कितना? 450 है। तो प्यारे दोस्तों 1% का मान कितना होगा ये बता दो। तो आप बोलेंगे 450/90 कितना हो जाएगा? 450/90। अब 0 से 0 कटेगा, 1 का मान आ जाएगा आप लोगों का कितना? तो 5 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। और अगर हम यहां पर 100 का मान निकालने जाएंगे, 100 का मान हमारा आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा? 500। तो क्या हमारा विकल्प नंबर 1 सही है? बिल्कुल नहीं है यार, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसने सवाल ये नहीं पूछा कि उस पुस्तक की कीमत कितनी थी, उसने ये पूछा कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। भैया 10% का लाभ कैसे होगा? जब हमारी पुस्तक जो 100 में खरीद के आई थी वो कितने में बिक जाए? 110 में। तो हमें मान बताना है 110 का। 100 का मान हमारे पास 500 है, तो 110 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पर हो जाएगा 500, 500 के बाद बटे में 100 और गुणा में 110। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक कितना हो जाएगा? गुणा में 110। या तो सीधा कर सकते थे, 1 का मान अगर 5 है तो 110 का कितना हो जाएगा? तो सीधा यहां से 110 गुणा 5 कर लेते तो भी आपका 550 आ जाता। या फिर ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो भी आपका 550 ही आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो यहां पर गौर से समझो, एक पुस्तक है आपके पास, 450 में आपने बेची,
10% की हानि हुई। पुस्तक की कीमत कितनी थी? 100% थी, लेकिन जब 10 की हानि हो गई तो कितने में बेची होगी? 90% में। वो कीमत कितनी है सवाल में? 450। 1% का मान निकाला, कितना आया? 5 आया। दोस्तों हमें 110 का निकालना है सीधा, 100 का नहीं निकालना है। 100 तो उसकी मूल कीमत है, लेकिन उसने सवाल में बोला है 10% के लाभ पर, तो 110 का निकालना है। तो 110 गुणा 5 कर देंगे, 550 आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी प्यारे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि समझ में नहीं आई है तो यार आपसे निवेदन करेंगे, एक बार इसको जरूर देखिएगा। आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं प्यारे दोस्तों एक नई क्लास में। यदि क्लास पसंद आई है, एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।